हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की ये जो क्लास है हमारी वो है क्लास 3। यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स। और आज की इस क्लास में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ। देखिए, आज की क्लास ज्यादा लेंदी नहीं होगी, छोटा सा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो हम पहले थियरी को समराइज कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनसे कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास सभी लोगों को पता ही होगा, आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर अगर कोई सिस्टम बना हुआ है ना, एक ये पार्टिकल होता है और बहुत सारे पार्टिकल हो जाते हैं तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर अगर कोई सिस्टम बना हुआ है तो सिस्टम का जो टोटल मास होता है उसे हम लोग मानते हैं कि जिस पॉइंट पर वो कंसंट्रेटेड है, जिस पॉइंट पर वो इकट्ठा केंद्रित है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। यानी अगर हमारे पास कोई बॉडी है, इसके इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के ये पूरा बॉडी या सिस्टम बना हुआ है। और हर एक पार्टिकल के अगर हम मोशन को स्टडी करना चाहें, जैसे इस पार्टिकल की बात करें, इसका एक्सीलरेशन क्या है, इसका मास क्या है, फिर इसके बाद इस पार्टिकल की बात करें, इसका मास क्या है, इसका एक्सीलरेशन क्या है। तो अगर हम अलग अलग पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी करके फिर उनका रिजल्टेंट निकालेंगे इस पूरी बॉडी के स्टडी को करने के लिए, इससे अच्छा है कि इस पूरी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट हम चूज कर लें जो पॉइंट एक्चुअली इस पूरी बॉडी के मास को रिप्रेजेंट करता हो। तो उस पॉइंट का जो मोशन होगा वही एक्चुअली इस पूरी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इस बॉडी का, इस या इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। ध्यान दीजिएगा कि सेंटर ऑफ मास बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, सेंटर ऑफ मास एक मैथमेटिकल पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास एक मैथमेटिकल पॉइंट है, कोई फिजिकल पॉइंट नहीं है कि एक्चुअली जहां पर मास होगा उसी को हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। नहीं, ये जस्ट एक फिजिकल, एक मैथमेटिकल पॉइंट है जो सिर्फ और सिर्फ किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन के स्टडी करने के लिए कन्वीनियंस के साथ इसको स्टडी हम कर पाए, ज्यादा पार्टिकल्स के बारे में ना सोचना पड़े, सिर्फ सेंटर ऑफ मास को स्टडी कर लिया तो ये पूरी बॉडी का स्टडी हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास पॉइंट के लिए वहां पर मास का होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सेंटर ऑफ मास एक मैथमेटिकल पॉइंट है, किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास वाली जगह पर मास का होना जरूरी नहीं है। जैसे एक खोखला गोला, एक हॉलो स्फीयर ले लीजिए, इस हॉलो स्फीयर में जो इसका जियोमेट्रिकल सेंटर होगा वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होता है, लेकिन वो तो खोखला है, अंदर कोई मास ही नहीं है। सरफेस पर मास है, अंदर तो खोखला है। लेकिन जो इस स्फीयर का सेंटर है, इस सेंटर का जब मोशन आप स्टडी करेंगे तो उस सेंटर के मोशन के स्टडी से आप इस पूरे स्फीयर के मोशन को समझ सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इस पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ठीक है। तो ये है आपका सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए, अगर आप मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है m1 मास का, ये एक पार्टिकल है m2 मास का, ये एक पार्टिकल है m3 मास का, ये एक पार्टिकल है m4 मास का। मतलब कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और हर पार्टिकल का हमें मास पता है, और हर पार्टिकल का किसी एक रेफरेंस पॉइंट से यहां से हमें डिस्टेंस या लोकेशन पता है। जैसे m1 मास का इस ओरिजिन से डिस्टेंस r1, m2 मास का इस यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस r2, m3 मास का डिस्टेंस है r3। इस तरीके से डिस्टेंसेस हैं। तो अगर इस तरह के किसी सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो इसका ये फार्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास का ये फार्मूला है कि RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस डॉट 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 mnrn। मतलब सभी पार्टिकल के मास और उनके पोजीशन को मल्टीप्लाई कर करके ऐड करना है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस डॉट 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 mn। यानी सभी पार्टिकल के मास यहाँ अपान में है और यहाँ मास के साथ पोजीशन का मल्टीप्लाई कर करके इसको ऐड करते जाना है। और इस चीज को हम लोग समेशन के फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार ऐड हो रहा है। किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? मास और पोजीशन का। तो हमने लिख दिया m और r, ith पार्टिकल का मास और ith पार्टिकल की पोजीशन को मल्टीप्लाई करके समेशन करेंगे, और i की वैल्यू क्या हो सकती है? तो 1 से लेकर के
n तक हो सकती है, 1 से लेकर के n तक। और यहाँ पर जो सभी मासेस हैं उनका सम आप टोटल इस पूरी बॉडी का मास आपको मिल जाएगा कैपिटल M। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को वेक्टर r इक्वल टू ये आपने लिख लिया m1 r1 करके, और इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। और आपको पता है कि इस वेक्टर r को 3 डायमेंशन में हम x i कैप, y j कैप और z k कैप लिख सकते हैं। तो यानी जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आप निकाल रहे हैं उसको अगर आप x y और z के फॉर्म में निकालना चाहें तो इसका भी आपको x y और z कंपोनेंट करना पड़ेगा, और जब इस r का आप x कंपोनेंट निकालेंगे तो इस r1 का भी x कंपोनेंट रखना होगा, r2 का भी x कंपोनेंट रखना होगा। तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस खाली ये r की जगह पर x हो जाएगा और इस r1 की जगह पर x1 हो जाएगा, इस r2 की जगह पर x2 हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपको सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलरली आप सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं और z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब ये जो आपका r पॉइंट है उस r पॉइंट का मतलब यही है x y और z। ठीक है, तो r पॉइंट में जो x y और z कोऑर्डिनेट आ रहे हैं उनको निकालने का ये फार्मूला हमारे पास यहां पर होता है। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर सॉरी ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सवाल पूछा जाता है कि अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के ऊपर हो, जो आपने पीछे फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर चूज किया, ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से आप हर एक पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 r4 को लिख रहे थे, अगर मान लीजिए कि इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां ओरिजिन के ऊपर लाई करे, तो अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा तो ऐसे में आप देखिए जो आपने फार्मूला लिखा था अभी पीछे सेंटर ऑफ मास का कि समेशन एम आई आर आई अपान कैपिटल एम इज इक्वल टू आर सी एम, अगर सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा तो इसका मतलब जो आर सी एम है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है वो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ सॉरी ये जो ओरिजिन है यहीं से हम मेजर करना स्टार्ट कर रहे थे, यहां से आगे चल रहे थे तो ये वेक्टर r1 हुआ करता था। लेकिन अगर हम इसी पॉइंट पर बात करें कि पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहीं ओरिजिन पर है तो इसका मतलब कि इसका पोजीशन वेक्टर rcm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे इसको 0 रखेंगे मल्टीप्लाई होकर के ये भी 0 हो जाएगा, समेशन एम आई आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी हम किसी क्वांटिटी को लेंथ से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं वहां पर ये वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ फोर्स r क्रॉस f, टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f, इस टाउ को हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों आया, क्योंकि फोर्स को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जब फोर्स को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसका नाम हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स। बिल्कुल वैसे ही यहां देखिए मास का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ मास, और यहां समेशन है तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास इज इक्वल टू 0। लेकिन कब, जब किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास हो वो कहां पर हो, ओरिजिन पर हो। तो अगर कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, ऐसे केस में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रखिएगा, ये सवाल के रूप में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास इज इक्वल टू 0 कब होता है, तो जब किसी भी सिस्टम या बॉडी का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर होता है तब। अगर भूल जाए, आपके पास फार्मूला है सेंटर ऑफ मास का, जैसे ओरिजिन की बात होगी इसको 0 रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, समेशन एम आई आर आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर क्या है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोशन जब होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, और तमाम जो फार्मूले उसके अंदर आ सकते हैं वो क्या है। तो देखिए ये अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये फार्मूला लिखा था आर सी एम इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस एंड सो ऑन, अपान में यहां पर आप लिखते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। अब यहां पर आप देखिए अगर आप इसको एक काम करें, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दें और ये पूरा मिला करके बनता है पूरी बॉडी का टोटल मास, तो टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 m2 r2 m3 r3, ये चीज आपको मिल जाएगा।
जो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का फार्मूला था उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। और इसको एक बार हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो मास तो कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर उसकी वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक केस में नहीं है तो। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है तो ऐसे में मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल है तो ऐसे केस में मास वेरी होता है। वो चीज आपको पता है, काइनेटिक मास और रेस्ट मास का रिलेशन। ठीक है, तो यहां पर हम अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मास एज ए कांस्टेंट बाहर निकला, आर का हो जाएगा dr अपॉन dt, यहाँ r1 का dr1 अपॉन dt, dr2 अपॉन dt एंड सो ऑन। और आप देखिए ये पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वेलोसिटी का वेक्टर आपको देगा। और ये पोजीशन वेक्टर है किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का वेक्टर आपको मिलेगा। ये पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली आप इसको भी करेंगे, ये चीज आपका जो है v2 हो जाएगा, इसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, vn हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप m को उस साइड ले जाइएगा, डिवाइड हो जाएगा तो आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फार्मूला मिल जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn अपान में टोटल m। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का फार्मूला और उसकी वेलोसिटी का फार्मूला आपको याद रखना है। वेलोसिटी वाले केस में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जनरली लोग पोजीशन वेक्टर का फार्मूला याद रखते हैं, RCM इक्वल टू m1 r1 m2 r2 अपान m1 प्लस m2। लेकिन आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का भी ये फार्मूला याद रखना है। पैटर्न बिल्कुल सेम है, जब पोजीशन वेक्टर r की बात होगी तो r1 r2 चलेगा, जब वेलोसिटी वेक्टर vcm की बात होगी तो v1 v2 चलेगा। बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम है। और इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं acm तो यहां पर आएगा m1 a1 m2 a2 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको याद रखना और ये वाला एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4-5 पेज का ये आपका थियरी है, 4-5 स्लाइड है, मतलब 2-3 स्लाइड और बचा हुआ है, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए वेलोसिटी वाला जो फार्मूला था इसको एक और बार हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा m और ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और ये m1 a1 m2 a2 जो फार्मूला आप पीछे देख रहे थे, फिर m को आप इधर ले जाकर के डिवाइड कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाएगा, है ना। बिल्कुल वैसा ही जैसे पोजीशन का वेलोसिटी का था वैसे ही एक्सेलरेशन का भी फार्मूला आ जाएगा। ठीक, चलिए यहां से अगली लाइन में एक बहुत ही गूढ़ चीज छुपी हुई है जो कि एक सवाल में आगे हमें देखने को भी मिलेगा। आप यहां पर देखिए कि m इंटू टोटल मास इंटू acm इक्वल टू m1 a1 m2 a2 एंड सो ऑन, ये पूरा आपने देखा। यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये टोटल फोर्स पहले वाले पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स है, ये दूसरे पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स है, ये लास्ट वाले पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स है। लेकिन इस वाले स्टेप के बाद इस वाले स्टेप में आप देखिए ये MACM तो एज इट इज है, लेकिन इन सब को जोड़ने के बाद F लिखने की बजाय F एक्सटर्नल लिख रहे हैं, है ना। यहां सिर्फ F1 F2 F3 है, इन सब को जोड़ने के बाद यहां F एक्सटर्नल लिख रहे हैं, मतलब बाह्य बल, कुल बाह्य बल। जबकि यहां पर जो F1 था वो पहली वाली बॉडी के ऊपर लगने वाला कुल बल था, कुल फोर्स था। कुल फोर्स में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आता है। जैसे आप देखिए अगर ये आपका मास m1 वाला ऑब्जेक्ट है और ये मास m2 वाला ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने बाहर से फोर्स लगाया, अगर बाहर से जो फोर्स लगाया अगर हम करें F1, तो यहां पर जब आप फोर्स लगाएंगे ये बाहर से, ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल फोर्स। और जब आप बाहर से फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे और बाहर से मान लीजिए फोर्स आपने इसके ऊपर भी लगा दिया, F2 एक्सटर्नल बोल दीजिए, इसको F1 एक्सटर्नल बोल दीजिए। तो बाहर से जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया। लेकिन इस पहली वाली बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स का मतलब इसके ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स प्लस दूसरे पार्टिकल की वजह से लगने वाला इंटरनल फोर्स। जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे फिर ये किसी दूसरे से इंटरैक्ट होकर टकराएगा तो इसके ऊपर इंटरनल फोर्स लगाएगा, और ये वाला फिर क्या करेगा, बिल्कुल इक्वल और अपोजिट इंटरनल फोर्स इसके ऊपर भी लगाएगा, है ना। यानी इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर हम बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ, लेकिन उन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो दोनों पार्टिकल आपस में जो इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके इंटरैक्शन से इनके बीच में एक इंटरनल फोर्स काम कर रहा है जो कि म्यूचुअल नेचर का होता है। म्यूचुअल नेचर का मतलब जितना फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया उतना ही फोर्स इसने भी इसके ऊपर लगाया है।
और अगर दोनों फोर्सेस बिल्कुल इक्वल और अपोजिट है तो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर हम इसको ओपन करते हैं, एक स्टेप और अगर हम बढ़ाते, तो ये एक्चुअली क्या आता है इसको समझिए थोड़ा सा। अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन कर दे, यहां जो F1 है उस F1 की जगह पर हमें लिखना पड़ता क्या, F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल, ठीक है, इंटरनल। फिर F2 में हम लिखते क्या, F2 में हम लिखते F2 एक्सटर्नल प्लस प्लस ये हो जाएगा हमारा F2 इंटरनल। फिर इसी तरीके से F3 या लास्ट वाले में लिखते क्या, लास्ट में हम लिखते Fn एक्सटर्नल और प्लस में Fn इंटरनल। और किसी भी सिस्टम में जितने भी टोटल इंटरनल फोर्सेस होते हैं उन सब का रिजल्टेंट जीरो होता है, क्योंकि ये म्यूचुअल होते हैं, मतलब एक दूसरे पर बिल्कुल इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो जिसने भी पहले वाले के ऊपर इतना इंटरनल फोर्स लगाया होगा, इस पहले वाले ने भी उसके ऊपर इतना ही इंटरनल फोर्स लगाया होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल 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 सारे एक्सटर्नल को जोड़ देंगे तो ये टोटल एक्सटर्नल हो जाएगा, और सारे इंटरनल को जोड़ देंगे तो वो जीरो हो जाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ से, एक्शन रिएक्शन लॉ से, ठीक है ना। तो टोटल इंटरनल फोर्स जो होता है उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास के मोशन में कोई फर्क नहीं आता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो भी फर्क आएगा, जो भी एक्सेलरेशन आएगा, वो आएगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। और इसके ऊपर एक अच्छा सा सवाल अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फार्मूला आ गया, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू M इंटू ACM। और आप एक चीज देखिए यहां पर, जब आप कहते हैं कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसका एक्सेलरेशन a है, तो आप लिखते हैं F इज इक्वल टू M इंटू A, है ना। अगर कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है m और उसका एक्सेलरेशन a है, तो इसका मतलब फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा F इक्वल टू M इंटू A। और यहां क्या लिखा हुआ है, ये किसके ऊपर की बात हो रही है, तो यहां पर तो बहुत सारे पार्टिकल थे, M1 M2 M3 M4 M5, बहुत सारे पार्टिकल थे अलग अलग मासेस के। उन सारे पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाला जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे इसके ऊपर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे इन सारे पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाला जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज इक्वल टू टोटल इस पूरी बॉडी का मास, तो ठीक है, लेकिन आप देखिए एक्सेलरेशन किसका लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल तो बहुत से हैं, कोई A1 एक्सेलरेशन वाला है, कोई A2 वाला है, कोई A3 वाला है, कोई A4 वाला है, कोई A5 वाला है, और मास हमने लिखा है पूरी बॉडी का। तो अगर हमने पूरी बॉडी का मास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो पूरा एक्सेलरेशन है, अगर ये पूरी बॉडी पर लगने वाला फोर्स है, ये पूरी बॉडी का मास है, तो इसका मतलब ये इस पूरी बॉडी का क्या है, एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन है किसका, इस पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का। यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इस पूरी बॉडी का टोटल मास m कंसंट्रेटेड है, और उसी बॉडी के इसी पार्टिकल के मास m और इसके एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स हमें मिल रहा है ना। इस पूरी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालने के लिए हमें पूरी बॉडी का मास और पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन लिखना होगा, और पूरी बॉडी के एक्सेलरेशन की जगह पर हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेट करने वाले पॉइंट की तरह देखने में लग रहा है। इसी वजह से हम डिफिनीशन में बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, ठीक है ना। इसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा मास इसी सेंटर ऑफ मास के पास है, और उस तरह का ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद इस फार्मूले के बाद आइए, अगर यहां पर हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दें तो क्या होगा, ये पूरा m इंटू ACM इक्वल टू जीरो, मास तो जीरो होता नहीं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट। तो ये एक रिजल्ट है, आप याद रखें कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी क्या, कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। और इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल आप देखिए कि अगर आप किसी एक, मान लीजिए, पटाखे को ऐसे यहां से फेंकते हैं इस तरीके से, है ना, ये मान लीजिए एक बम है, एक पटाखा है, आपने इसको ऐसे फेंका और ये एक पैराबोलिक पाथ पर जाकर के यहां पर गिर सकता था। और रास्ते में क्या हुआ कि यहां पर जब पहुंचा तो ये ब्लास्ट किया, अपने मन से ब्लास्ट किया, इंटरनल फोर्सेस की वजह से, इंटरनल इंटरेक्शन की वजह से ये ब्लास्ट किया, बाहर से हमने कुछ नहीं किया। यानी जब ये ब्लास्ट करेगा तो ब्लास्ट करने में तो एफ एक्सटर्नल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि VCM इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा।
यानी जब ये टूटेगा दो टुकड़ों में, तो दो टुकड़ों में टूटने का मतलब अगर एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, तो ये कहते हैं कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो VCM इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये आपका पूरा इतना बड़ा जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास जो था, ये अभी ऐसे था तो ये सेंटर ऑफ मास था, इसका सेंटर ऑफ मास जिस रास्ते से जिस वेलोसिटी से जा रहा था, अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए तो इसके ब्लास्ट होने के बाद भी भले ये दो टुकड़े हो गए, लेकिन इन दोनों टुकड़ों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पर एग्जिस्ट करेगा और ये इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास अभी भी सेम पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए आगे जाएगा। ठीक है, अगर ये बम रास्ते में ब्लास्ट हो जाए तो इनके दोनों टुकड़े इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अभी भी उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर ये बिना ब्लास्ट हुए जा सकता था या जा रहा था। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसमें लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो। और इसका एक और एग्जांपल ये वाला आप देख लीजिए, यूरेनियम की जब बात करते हैं, यूरेनियम पर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते हैं और यूरेनियम दो पार्ट में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में। तो जब ये आपका यूरेनियम टूटता है, मान लीजिए ये यूरेनियम है, ये मान लीजिए यूरेनियम एटम है और ये ऐसे जा रहा था, तो जब ये यूरेनियम एटम टूटता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, तो ये ऐसा टूटता है कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे ये अकेले ऐसे जा रहा था इस रास्ते से, और जब ये यहां पर टूट गया और न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से टूट गया, तो टूटने के बाद भी अभी भी इनका सेंटर ऑफ मास जो है, यानी यूरेनियम का जो सेंटर ऑफ मास था, वो अभी भी ऐसे ही आगे जाएगा और सेम वेलोसिटी से आगे जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था। ठीक है, ये एग्जांपल आप याद रखिएगा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास जिस पाथ पर, जिस ट्रेजेक्टरी पर पहले जा रहा था, अभी भी उसी पर जाएगा। और ये एग्जांपल्स भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि अगर ये ब्लास्ट होता है तो उसका पाथ कैसा होगा। तो जैसा पाथ पहले हो सकता था वैसा ही पाथ अभी भी रहेगा। ठीक है ना, पहले ये पैराबोलिक पाथ पर पार्टिकल जा रहा था, ब्लास्ट होने के बाद भी ये पैराबोलिक पाथ पर ही जाएगा। पहले ये स्ट्रेट पाथ पर जा रहा था, ब्लास्ट होने के बाद भी इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास अभी भी स्ट्रेट पाथ पर ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो हमने फार्मूला अभी पीछे देखा था, ये वाला फार्मूला, वेलोसिटी वाला फार्मूला, m इंटू VCM इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डॉट 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 mn/vn। इसमें आप देखिए ये है पहले पार्टिकल का मोमेंटम, ये दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, ये लास्ट वाले पार्टिकल का मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं, रेखीय संवेग बोलते हैं। तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, इस तरीके से लास्ट वाले पार्टिकल का मोमेंटम, ये पूरा हम जब ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम, है ना। और पूरे सिस्टम का जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का मोमेंटम हमने जोड़ दिया, तो पूरे सिस्टम का, पूरी बॉडी का टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू, अब देखिए पूरी बॉडी का मोमेंटम अगर हम लिख रहे हैं तो मास इंटू पूरी बॉडी का हमें वेलोसिटी भी लिखना चाहिए। हमने पूरी बॉडी का मास लिखा और पूरी बॉडी की वेलोसिटी लिखने की बजाय हमने उसके एक पॉइंट जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सिर्फ लिख रहे हैं। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जैसे लग रहा है कि एकदम पूरी बॉडी का जो सबसे मेन पॉइंट है उस पॉइंट का रोल प्ले कर रहा है, जहां पर उस पूरी बॉडी का टोटल मास हम मान सकते हैं कि वहीं पर कंसंट्रेटेड है, उसी के पास टोटल उस पूरी बॉडी का मास है। तो हम सेंटर ऑफ मास को ही सिर्फ कंसीडर करके ऐसा लग रहा है लिख रहे हैं, तो ये इस वजह से हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, पूरी बॉडी का मोमेंटम तो पूरी बॉडी का मास और पूरी बॉडी का वेलोसिटी, दैट इज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। और यहां से आप लिख सकते हैं फार्मूला P इक्वल टू m इंटू VCM। सिंपल सी बात है, ये आपको पता है। ठीक है ना, ये चीज आपको पता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप यही कह रहे हैं कि ये जो हमारा F एक्सटर्नल है, पीछे हमने बोला कि F एक्सटर्नल अगर 0 है तो इसका मतलब VCM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वही बात यहां पर है कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू ACM, और आप इसको A को लिख सकते हैं dV/dt और m को अंदर ले जा सकते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ m इंटू VCM, है ना। यानी मास और वेलोसिटी का जो पूरा प्रोडक्ट है वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। मास और वेलोसिटी के कांस्टेंट प्रोडक्ट को हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो अगर आपका जो सिस्टम है, अगर जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने यहां पर एक पार्टिकल को ऐसे फेंका हुआ था, अगर जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं वो रेस्ट में पहले भी था, अगर ये रेस्ट में था और आपने F एक्सटर्नल बराबर 0 किया, तो इसमें जो V आएगा वो अभी भी क्या आएगा,
जीरो ही आएगा, ठीक है ना। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो था तो इस शुरुआत में अगर ये रेस्ट में था तो इसका मतलब कि इस फार्मूले से आप देखेंगे कि VCM अभी भी क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन अगर ये मोशन में था और एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो है तो आप बोलेंगे कि इसके टूटने से पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू टूटने के बाद का मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको पता है, कोलिजन आपने पढ़ ही लिया है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं और टकराने के बाद फिर क्या होगा, तो हमने कोई बाहर से फोर्स तो लगाया नहीं, और बाहर से फोर्स अगर नहीं लगाया तो इसका मतलब m इंटू VCM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो पहले और बाद में दोनों बार सेम होगा। और पहले की अगर बात करें तो पहले ये पार्टिकल अकेले था, टूटने के बाद इसके दो टुकड़े हो गए, तो इन दोनों का टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इसका लीनियर मोमेंटम। अगर पहले इसका लीनियर मोमेंटम जीरो था, ये रुका हुआ था, तो इन दोनों का भी टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो आएगा। लेकिन अगर पहले ये चल रहा था और इसका कुछ लीनियर मोमेंटम था तो इनका भी टोटल करने पर उतना ही लीनियर मोमेंटम आएगा, और उसके लिए जरूरी है कि इसकी भी कुछ वेलोसिटी जाए, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो आप पीछे पहली वाली क्लास में ही पढ़ चुके हैं। और इस चीज का स्टेटमेंट हम यहां से लिख सकते हैं कि अगर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो हो तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। या अब देखिए, अभी तक जो हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे वो ऐसे बॉडी के लिए कर रहे थे कि जिसके डिसकंटिन्यूअस जो बॉडी थी, जिसमें हमें पार्टिकल हमें दिख रहे थे कि M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। लेकिन कोई ऐसी बॉडी हो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम काउंट ना कर पाए, वो एक कंटिन्यूअस बॉडी हो, तो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो हम लोग M1 और X1 लिखा करते थे। तो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए एक बहुत छोटे से एलिमेंट dx का मास हम लोग लिखते हैं यहाँ पर dm, और उसका पोजीशन, और फिर इसी को हम इंटीग्रेट करते हैं। और अपान में क्या होता है, अपान में हम लोग टोटल मास लिखते थे, यहां पर भी हमने छोटे से एलिमेंट का, आप ऐसे समझ लीजिए, चलिए डायग्राम समझिए इसको। आप इसके पहले जो x लिखा करते थे उसमें यही लिखते थे आप ना कि m, ऐसे m इंटू में x, समेशन m इंटू में x, और अपान में क्या, टोटल स्मॉल m आप सम कर लेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। इसको आप लिखते थे m इंटू में x और अपान में टोटल मास, ऐसे लिखा करते थे। और समेशन की बात और इंटीग्रेशन की बात कब होती है आपको पता है, समेशन की बात तब होती है जब आपको कोई भी चीज अलग अलग डिस्क्रीट फॉर्म में पता हो, तो आप ऐसे में समेशन की बात करते हैं। लेकिन कोई चीज अगर कंटिन्यूअस है जिसको आप एग्जैक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अलग अलग कि हाँ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ऐसे में टोटल की जब बात होती है तो हम यहाँ पर समेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने सेक्शन, कितने पोर्शन, कितने पार्टिकल बनेंगे, है ना। ऐसी जगहों पर हमें टोटल वैल्यू निकालने के लिए समेशन को रिप्लेस करना होता है इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। डिस्क्रीट केस में हम समेशन यूज करते हैं और कंटिन्यूअस केस में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और ये फार्मूला बिल्कुल सेम है। यहां देखिए टोटल मास रखा हुआ इस पूरे बॉडी का, इस पूरे सिस्टम का, यहां भी टोटल मास रखा हुआ, लेकिन डीएम का मतलब एक छोटा सा सेक्शन होगा जिसका मास होगा डीएम, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे का मास हमें मिल जाएगा, टोटल बॉडी का मास, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा था, हर एक पार्टिकल के मास को उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर रहे थे। यहां पर हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया है डीएम, और उसके हमने पोजीशन से मल्टीप्लाई किया है एक्स से, और उसी को इंटीग्रेट कर दिया है। तो इंटीग्रेट करने के बाद पूरे सेक्शन का मास और पोजीशन का सम हो गया ये, ठीक है। और जैसे ये x कोऑर्डिनेट आएगा, अब देखिए यहाँ पर x dm और अपान में समेशन dm, और इसी सॉरी इंटीग्रेशन dm को हमने कैपिटल M लिख दिया, पूरी बॉडी का मास। सिमिलरली y और z के लिए भी आप ये एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फार्मूला कब के लिए हम यूज करते हैं, जब हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूअस होती है, तब इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज होता है। जब बॉडी हमारा डिस्क्रीट होता है, काउंटेबल पार्टिकल्स होते हैं, तो फिर हम ये समेशन वाला फार्मूला यूज करते हैं। आई थिंक खत्म हो गया ये, और एक आध टॉपिक और होंगे छोटे मोटे, फिर हम सवाल के ऊपर आए। हाँ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये पिछला जो फार्मूला आपने अभी देखा, जैसे ये एक पूरा एक कंटिन्यूअस बॉडी है जिसमें आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट नहीं कर पाएंगे। ये एक थिन रॉड है जिसका लेंथ L है और इसका टोटल मास कैपिटल M है। मान लीजिए अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये हो जाएगा x यहाँ dm और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। ये फार्मूला आपने पढ़ा x कोऑर्डिनेट के लिए, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। तो मान लीजिए कि अगर ये एक थिन रॉड है जिसका टोटल लेंथ L है, टोटल मास इसका M है, अगर हमें इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है,
हमें क्या करना होगा, dm निकालना होगा, dm। और dm का मतलब क्या है, dm का मतलब है कि एक छोटे से सेक्शन dx का मास, एक छोटे से सेक्शन dx का मास जो होगा उसको हम लोग dm बोलेंगे, ठीक है। और dm निकालने के लिए आप देखिए क्या बोलेंगे, इस छोटे से सेक्शन का मास अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल इस l लेंथ वाली इस रॉड का मास है m, आप बोलेंगे टोटल l लेंथ वाली रॉड का मास कितना m, तो यूनिट लेंथ वाले रॉड का मास कितना हो जाएगा m अपान में l, मतलब इस रॉड के पर यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m अपान l, जिसको हम लीनियर मास डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। आगे सवाल में ये लैंग्वेज मिलेगा, ये है मास अपान लेंथ जिसको हम लीनियर मास डेंसिटी बोलेंगे। तो पर यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो हो गया लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी का मतलब कि इसके पर यूनिट लेंथ का मास आपने निकाल लिया, तो अगर पर यूनिट लेंथ का मास आपने निकाल लिया तो dx लेंथ का भी मास आप निकाल लेंगे dx से मल्टीप्लाई करके। पर यूनिट लेंथ का मास अगर आपने निकाल लिया तो dx लेंथ हो और 2dx लेंथ हो 10dx लेंथ हो, सबका मास आप निकाल लेंगे। तो पर यूनिट लेंथ का अगर मास m अपान l है तो dx लेंथ का जो मास आएगा वो हो जाएगा m अपान l इंटू में dx, और इसी को हम लोग बोलेंगे dm, ये ध्यान रखिएगा। dm का मतलब लेंथ एलिमेंट dx का मास, और लेंथ एलिमेंट dx के मास को हम dm बोल रहे हैं, और लेंथ एलिमेंट dx का मास निकालने के लिए हमें पहले पर यूनिट लेंथ का मास पता होना चाहिए, और पर यूनिट लेंथ के मास को जब dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस dx लेंथ का मास हमें मिल जाएगा, और इसी dx को जब हम पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा रॉड मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ लेंथ l इज कैपिटल M, मास ऑफ एलिमेंट dx, और dx एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा m अपान l इंटू dx, जिसको हम dm बोलेंगे। दोनों चीजें आपको मिल गई। अब फार्मूले पे आइए, xcm इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm अपान में टोटल मास m, या इंटीग्रेशन dm कर सकते थे, यहाँ x की जगह पर x लिखा और dm की वैल्यू हमने रख दी m अपान l इंटू dx। पूरे रॉड की बात चल रही है, रॉड की लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो ये टोटल l लेंथ है, तो ये जो dx हमने लिया है इसमें जो x हमने छोटा सा एक पोर्शन लिया था यहां से लेकर यहां तक का x डिस्टेंस, वो x की वैल्यू हमें रखनी होगी फ्रॉम 0 टू क्या l, ठीक है ना। ये जो x डिस्टेंस है dx के पहले का जो डिस्टेंस x है, अगर हम इस x को बढ़ाते जाएं तो ये पूरा रॉड हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर x की जो लिमिट x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें x की लिमिट रखनी होगी फ्रॉम 0 टू l, तब जाकर के इस रॉड का हमें सेंटर ऑफ मास मिलेगा। और इसमें m अपान l देखिए बाहर निकल जाएगा, m अपान l बाहर निकल जाएगा, ये कैपिटल M भी बाहर निकल जाएगा, x का x dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x पावर 2 अपान 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू l। और लिमिट यूज करना आपको आता है, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो l पावर 2 अपान 2 आएगा, और यहाँ से m कैंसिल तो 1 अपान l और l पावर 2 अपान 2, एक l से एक l कैंसिल तो l अपान 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा रॉड के सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, यानी थिन रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल उसके लेंथ के आधे पॉइंट पर होगा, यहां से l/2 डिस्टेंस या यहां से भी l/2 डिस्टेंस पर, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, और हमें याद भी रखना चाहिए कि किस तरह के शेप का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है। जैसे जैसे खास करके तो रॉड का तो पता है आपको, बिल्कुल बीच में होता है l/2 डिस्टेंस पर। इसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे इसका होता है ट्रेंगल का होता है, तो ट्रेंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, सारे जो मीडियम है मतलब सामने वाले साइड को बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड करने वाला जो साइड है जिसको मीडियन बोलते हैं, ये मीडियन, ये मीडियन और ये मीडियन जहां काटते हैं यहां पर होता है इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर हम बात करें किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल की तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये दोनों डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं यहां पर होता है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें एक होता है सॉलिड कोन, ये कोन वाला केस, तो कोन वाले केस में अगर इसकी टोटल हाइट h है तो इसके बेस से h/4 हाइट पर होता है यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। ये सारे सेंटर ऑफ मास के केसेस आप छोटे छोटे याद कर लेंगे। बाकी इसके अलावा अगर कोई आपका इस तरीके का पाइप है, थिन रॉड नहीं है पूरा पाइप है, तो इसका ये जो एक्सिस होगा यहां से पास होने वाला, इसका जो मिड पॉइंट होगा यहां पर होता है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन से याद रख सकते हैं, और इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। जो भी बुक आपके पास होगी एक बार आप उसमें देख लीजिएगा, बुक में सारे कैलकुलेशंस किए होते हैं, ठीक है। बट आपको उतनी डिटेल में यहाँ डेरिवेशन करने की जरूरत है नहीं। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड है, बस इसको आप समझ लीजिए,
और वो ये वर्ड ये है कि एक होता है एल फ्रेम और एक होता है सी फ्रेम। एल मतलब यहाँ लैब फ्रेम होता है और सी का मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मतलब किसी भी पार्टिकल की अगर आप बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टिकल को आप स्टडी कर रहे हैं और उसके लिए जो आपने फ्रेम चूज किया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या लैब, लैब आपका, लैब का मतलब क्या, स्टेबल जो चीज है, लैब या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आपने कोई फ्रेम लिया है, जैसे हम लोग जनरली सारे ऑब्जर्वेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी चीज की वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन सब कुछ बताते हैं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हम फ्रेम एज्यूम करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लैब फ्रेम या एल फ्रेम। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जिस पार्टिकल को आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप रेफरेंस जो फ्रेम ले रहे हैं वो उसके सेंटर ऑफ मास को ले रहे हैं, मतलब आप उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठे हैं। अब जब वो पार्टिकल चलेगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है, इसका ये है सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और उस वेलोसिटी को आप क्या बोल रहे हैं, VCM। लेकिन अगर आप इस एल फ्रेम की बजाय सी फ्रेम की बात करें, यानी सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठ जाएं, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठे हैं तो उसी आपके ही रिस्पेक्ट में आपके इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के बीच में कोई गैप आ ही नहीं रहा है, कोई पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जिसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है वो रेस्ट में होता है। ठीक है। तो अगर आप इस सेंटर ऑफ मास को लैब फ्रेम बाहर से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप इसकी कुछ वेलोसिटी बताएंगे जो कि नॉन जीरो होगी। लेकिन आप अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठ गए तो आपके केस में आपके रिस्पेक्ट में, इस सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। बस इस नाम का मतलब आपको समझना है, इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी पार्टिकल का ग्राउंड या लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जैसे आप मानिए काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, हाफ इंटू मास इंटू ये हुआ किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन बात अगर आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो जब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी को यहां पर माइनस करना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है ना। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में vi है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vi माइनस में vcm। और यही चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर किसी पार्टिकल ith पार्टिकल की वेलोसिटी लैब फ्रेम या ग्राउंड में vi है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव अगर आप उसकी वेलोसिटी बताएंगे तो उसमें से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को माइनस करना होगा। ठीक है। तो ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। कभी अगर कोई क्वांटिटी आपसे एल फ्रेम सी फ्रेम बोल दे तो सिंपल सी बात है, एल फ्रेम मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और सी फ्रेम मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और यही चीज होता है, यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। और एक वर्ड यहाँ पर, इस सी फ्रेम को हम लोग जीरो मोमेंटम फ्रेम भी बोलते हैं। इसका कारण क्या है, कारण यह है कि सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में VCM इक्वल टू 0 होता है, और अगर VCM 0 हो गया तो आप मोमेंटम निकालिएगा, तो मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा मास इंटू VCM। तो अगर VCM ही 0 है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर कोई बॉडी है तो उसका जो मोमेंटम आप निकालेंगे सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो उसका मोमेंटम हमेशा ही 0 आएगा, इसीलिए सी फ्रेम को हम लोग जीरो मोमेंटम फ्रेम भी बोलते हैं। ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे डिफिनीशंस थे, इनको आपको ध्यान रखना। अगर ऐसा वर्ड यूज कर दिया जाए न्यूमेरिकल में तो ये छोटे छोटे प्रीकॉशन आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो बस इतना ही, सेंटर ऑफ मास के लिए इतना ही बहुत है। और अब आप देखेंगे कि जितना भी हमने पीछे पढ़ा हुआ, जो भी 4 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, उन सारे पॉइंट को यूज करते हुए किस किस तरीके से सवाल बनते हैं। तो टोटल 14 न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं, क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जिसमें से कम 12 कर ही देंगे, तो 1 से 2 आपको देंगे होमवर्क के लिए। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइज एट द सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर हमने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये जो ओरिजिन है वो कहां पर लाई कर रहा है, तो कोई एक बॉडी होगी, सपोज इमेजिन करिए ऐसे, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है इसी ओरिजिन पर यहां पर लाई कर रहा है। तो कह रहे हैं कि देन द सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस, सम सिग्मा मोमेंट ऑफ मासेस, मोमेंट ऑफ मासेस मतलब क्या, मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, मास को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू आर करेंगे, तो ये हुआ मोमेंट ऑफ मास, और सम का मतलब ये हुआ क्या, सिग्मा।
ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, यही है आपका सेंटर ऑफ मास। तो करें कि अगर किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के ऊपर लाई करे तो मोमेंट ऑफ मास का सम इस ओरिजिन के अबाउट या इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा। ऑप्शन में करें कि मे बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा, मे बी लेस देन जीरो, जीरो से छोटा, मे बी इक्वल टू जीरो, और इसमें करें इज ऑलवेज जीरो। अब देखिए मे बी इक्वल टू जीरो और इज ऑलवेज जीरो में डिफरेंस है भाई, ये डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये करें कि हमेशा और हमेशा जीरो हो सकता है, होता है। ठीक है, तो आपने अभी अभी पीछे पढ़ा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो आप देख लीजिए सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का फार्मूला RCM इक्वल टू होता है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस एंड सो ऑन। मान लीजिए दो पार्टिकल वाला सिस्टम है और अपान में क्या ले लिया, M1 प्लस M2। अगर इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है तो उसका पोजीशन वेक्टर जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये जीरो हो जाएगा, तो आपको मिलेगा M1 R1 प्लस M2 R2 इज इक्वल टू जीरो। इस चीज को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं समेशन M इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, और M इंटू आर का जो समेशन है इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास, है ना, मोमेंट ऑफ मास, और सिग्मा लगा हुआ इसलिए आप बोलेंगे सम। तो क्या बना, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम अबाउट ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो। ये आप लाइन याद कर लीजिए, ये लाइन आप याद कर लीजिए। सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम अबाउट द ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो। किसी भी सिस्टम के सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ मासेस का सम अगर आप ओरिजिन के अबाउट निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आपको याद दिला दिया। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास कैपिटल M एंड स्मॉल m, और कैपिटल M जो है वो स्मॉल m से काफी ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो किसकी तरफ होगा, एट द मिडिल। आप देखिए ना, एक छोटा सा पार्टिकल है, एक थोड़ा बड़ा सा पार्टिकल है, मतलब मास से इसका डिफरेंस है। ये मान लीजिए कैपिटल M मास है और ये स्मॉल m मास है। अब कह रहे हैं कि इनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर, कैपिटल M वाले पॉइंट के पास में, स्मॉल m वाले पॉइंट के पास में, एट द पोजीशन ऑफ लार्जर मास, बिल्कुल इसी पोजीशन पर होगा जहां पर ये लार्जर मास रखा हुआ यहीं पर। तो ये तो सिंपल सी बात है भाई, अगर दो आइडेंटिकल मास होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, दो अगर आइडेंटिकल मास होते तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में पड़ता है ना। और अगर इसमें से आपने इसको भारी कर दिया, जब आपका ये भारी हो जाएगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये बीच वाला, ये अब इधर की तरफ खिसक जाएगा, और इधर की तरफ थोड़ा भी खिसका, इसका मतलब हैवी मास की तरफ आपका सेंटर ऑफ मास पड़ जाएगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जगह पर मास का होना जरूरी नहीं, ये बात आपको पता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हो सकता है, कहीं भी सेंटर ऑफ मास किसी का हो सकता है, बट यहाँ पर ये हैवी है और ये हल्का है, तो इसका मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास हैवी वाले ऑब्जेक्ट के पास में होगा। तो सिंपल सी बात थी, नियरर टू कैपिटल M, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक और चीज, जो सवाल आपने शुरुआत में पूछा था वो हमने कहा सवाल में आएगा, न्यूमेरिकल में आएगा, तो वो बात ध्यान रखिए कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है कि मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा मास कम जगह में है, दूर दूर है, या किस तरीके से मास बिखरा हुआ है, उस मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये डिपेंड नहीं करता है ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालिए, जहां इसका सेंटर ऑफ मास होता है वहीं हर बार निकल के आएगा, चाहे आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ये लीजिएगा, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ये लीजिएगा, या आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ये लीजिएगा। कोई भी सिस्टम से आप इन पार्टिकल का R1 और R2 डिसाइड करिएगा, M1 और M2 का, है ना, R1 और R2 डिसाइड करिएगा, हर बार सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो सेंटर ऑफ मास चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, उनके पोजीशन पर डिपेंड करता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब M और R का कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा कि वो आपके इस जो चॉइस होगा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का,
उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वैसे तो R1 R2 चेंज हो रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पर डिपेंड नहीं करता, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है सेंटर ऑफ मास, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मास इज, आप देखिए पीछे जितनी भी आपने पॉइंट को ध्यान से अगर सुना होगा तो हर वो पॉइंट न्यूमेरिकल में आ जाएगा। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से मास को वितरित किया गया है ओवर थिन स्क्वायर प्लेट। एक क्या है हमारे पास, थिन स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है, ये थिन पतला सा है और पूरा मास एक समान रूप से वितरित है। इफ टू इंड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल, डायगोनल एक ये है एक ये, करेंगे दो इंड पॉइंट आपको दिया किसी एक डायगोनल का, जिसका भी आप चूज करना चाहे तो कर लीजिए। दोनों में से किसी एक डायगोनल का दोनों इंड पॉइंट जो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ -2,0, तो चलिए इसको ले लेते हैं निगेटिव इधर, -2,0। और दूसरे वाले का पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2,2। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट। आपको इस प्लेट के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है और कुछ नहीं दिया है। स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके एक डायगोनल के दोनों इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपको इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना। पहली बात तो ये 2 डायमेंशन में है, प्लेन में है, तो यानी XCM और YCM आपको बताना है, Z नहीं आएगा इसमें। तो आप देखिए पीछे हमने आपको बताया कि जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर के केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पर होता है, तो जहां पर इसके दोनों के ये दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं वही होता है इसका सेंटर ऑफ मास। और बात अगर स्क्वायर की हो रही है तो ये प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला जो लाइन जा रहा है ना वो इस वाले डायगोनल को यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इसी तरीके से ये वाली जो लाइन जा रही है, सॉरी ये वाली जो लाइन जा रही है वो इस पूरे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है क्योंकि ये बिल्कुल बाइसेक्ट करता है। और इसी तरीके से ये इधर से जा रहा है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी बराबर होती है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की कि इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बिल्कुल सेम होगी। ये वाले डायगोनल ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और अगर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो आपको ये बात पता है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इसके दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे। अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपान 2, और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान क्या 2, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ये मिड पॉइंट हो गया इस पूरे डायगोनल का। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो x कोऑर्डिनेट अगर आप इसका निकालेंगे दैट इज XCM, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये x1 हुआ ये x2 हुआ, 2 और -2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा और अपान में 2 करेंगे तो 0 ही आएगा। और YCM की बात करें तो YCM निकालेंगे तो ये y1 हुआ ये y2 हुआ, तो 2 + 0 2 हो जाएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अपान 2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यानी इस मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया सेंटर ऑफ मास का XCM YCM दैट इज 0,1, 0,1 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक छोटी सी प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं है तो फिर ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, हर वो पॉइंट जो न्यूमेरिकल में यूज होता है, हो रहा है, वो सारे पॉइंट हमने इसीलिए थियरी में आपको मेंशन किए। आप में से बहुत सारे लोग थियरी के टाइम बोर भी हो रहे होंगे, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो सबको पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है ना। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक चीज को सिस्टम में लेकर चला जाए। आपको मैक्सिमम चीजें पता होंगी जो यहाँ पर क्लासेस चलने वाली है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होंगी। ठीक है, और कई सारी ऐसी बातें होंगी जो न्यूमेरिकल में यूज होती है, जनरली हम सबको याद नहीं होता है, तो वो रिकॉल कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वजह से ऐसे बोरिंग टॉपिक को, थियरी को भी हम यहाँ पर, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड है जो मेंशन है, उन सारे टॉपिक को, थियरी को हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको उतनी देर तक पेशेंस बना के रहना पड़ेगा। चलिए, ये सवाल हो गया, अच्छा लगा होगा ये सवाल, और आगे और इंटरेस्टिंग सवाल हैं।
अगला सवाल देखिए, ये तो सिंपल सा था, ये हमने सिर्फ इसलिए रख लिया कि जब भी कोई शेप वाला न्यूमेरिकल आए तो आपको करना क्या है। इसमें देखिए 4 बॉडीज ऑफ मास 2, 3, 5, 8 किलोग्राम आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी। मतलब 4 पार्टिकल्स हैं, उन चारों का मास आपको दिया हुआ है और कहाँ रखा हुआ है, एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर। स्क्वायर का जो साइड है वो है 2 मीटर। ध्यान दीजिएगा, कभी भी स्क्वायर का केस हो, ट्रायंगल का केस हो, रेक्टेंगल का केस हो, कोई भी केस हो, जब भी कोई शेप आपको दिया जाए, इवन स्फीयर का केस हो, सर्किल का केस हो, जब भी कोई केस ऐसा आपको शेप वाला दिया जाए, आप कोशिश करेंगे कि ये जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पार्टिकल को अगर आप ओरिजिन पर ले लेते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन नॉर्मल हो जाता है, बाकी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन चारों पार्टिकल को जो स्क्वायर के कॉर्नर पर रखना है, ऐसे किसी भी स्क्वायर के कॉर्नर पर आप रख सकते थे और अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यहां से ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर आप पूरी मेहनत कर डालेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स को ही निकालने में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकालने में हमें m1 x1 m2 x2 ऐसे करना है ना, तो हमें मास तो पता है, हमें x1 x2 में इंटरेस्ट है, और x1 x2 या y1 y2 निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए जरूरी है कि आप अपने शेप को ऐसा एज्यूम करिए कि उसका कम से कम एक आध पॉइंट आप ओरिजिन पर ले आइए, ताकि इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है तो यहाँ पर x1 y1 कम से कम 0 मिल जाए तो एक काम आपका छोटा हो जाएगा, है ना। और स्क्वायर है 2 मीटर, आप चले तो 2 मीटर के बाद यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, फिर ऊपर 2 मीटर चले, फिर इधर 2 मीटर चले, ये आपका वो स्क्वायर है जिसकी ये बात कर रहे थे। यहाँ पर रखा हुआ 2 किलोग्राम का मास, यहाँ रखा हुआ 3 किलोग्राम का मास, यहाँ रखा हुआ है 5 किलोग्राम का मास। सीक्वेंस आपको लेना है, ऐसा नहीं इधर से जाके इधर आ जाए, सीक्वेंस में इधर से ऐसे या इधर से ऐसे, 2 3 5 और ये क्या है 8 किलोग्राम। सबके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है क्योंकि ओरिजिन है। यहाँ से आप ये 2 मीटर लेंथ है, इसका साइड है स्क्वायर का, तो यहाँ पर 2 मीटर आप चले होंगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पर 2, वाई पर 0। यहाँ पर देखिए एक्स पर 2 और वाई पर 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,2। और इसकी बात करें एक्स पर 0 और वाई पर 2, तो इसका मतलब कि 0,2। सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, आप देखिए इसको आप कुछ बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए क्या, ये जो 2 किलोग्राम मास है इसको m1 ले लीजिए, 3 किलोग्राम मास को आप m2 ले लीजिए, 5 किलोग्राम मास को आप m3 ले लीजिए, 8 किलोग्राम मास को आप m4 ले लीजिए। इसका मतलब ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 और x4 y4। आपको अब इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है x और y में, तो आप लिख लीजिए फार्मूला xcm इक्वल टू m1 x1 m2 x2 m3 x3 प्लस m4 x4। ठीक है, ये एक सिंपल सा सवाल, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे ताकि इस तरह के जितने भी शेप वाले हों उन सब पर एक सरसरी नजर आपकी पहुंच जाए। इसमें अब क्या करना है, सबकी वैल्यू रख दीजिए। मासेस आपको चारों पता है, पोजीशन x1 x2 x3 x4 सबका x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करना है, तो m1 2, m1 कितना है 2 है और x1 0 है। देखिए 0 लेने से कितना, ओरिजिन लेने से ये फायदा हुआ कि ये खत्म हो जाएगा। m2 कितना है आपका, m2 है आपका 3 और x2 जो है आपका 2, प्लस m3 की बात करें तो m3 आपका है 5 और x3 कितना है 2, प्लस m4 की बात करें 8 है और x4 है 0, डिवाइडेड बाई सारे मासेस का सम जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, सीधे हम 18 लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया 10 और 6 16, 16/18, तो 8/9। ये आपका हो गया क्या xcm। सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो x 8/9 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, मीटर में था तो ये भी मीटर में आ जाएगा। अब ycm निकाल लीजिए, सिमिलरली ycm निकाल लीजिए, ycm इक्वल टू m1 y1, सीधे वैल्यू रखते हैं, सीधे वैल्यू रखते हैं फार्मूले में, m1 y1, m1 कितना है ये है 2 और y1 कितना है ये 0, ठीक है ना, 0 लेने से ये फायदा हुआ, पहला टर्म खत्म हो गया। m2 कितना है 3 और y2 है 0, है ना, और m3 है आपका 5 और y3 कितना है, y3 है 2, प्लस m4 कितना है आपका, m4 है आपका 8 और y4 है आपका 2 और डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना 18। एक बात यहां ध्यान रखिएगा, अगर हम ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जा रहे हैं या ऊपर की तरफ जा रहे हैं तभी हम सारी कोऑर्डिनेट्स जो लिख रहे हैं वो प्लस में लिख रहे हैं, सारे डिस्टेंस प्लस में लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये इन चारों मास में से कोई एक मास इधर होता तो उसके इस डिस्टेंस को हमें माइनस के साथ लिखना होता।
अगर कोई एक पॉइंट मास यहाँ पर नीचे की तरफ होता तो उसकी इस डिस्टेंस को हमें माइनस के साथ लिखना होता, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, प्लस या माइनस का ध्यान रखना। तो यहाँ सारे लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो सारे लोग प्लस में हो गए, ये 0 हो जाएगा और आपका ये भी 0 हो जाएगा, ये 10 हुआ और ये कितना हो गया 16, और 16 और 10 हो गया 26, 26 और ये 18 कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 13 और यहाँ पर हो जाएगा 9, 13/9 मीटर, यानी एक्ससीएम और वाईसीएम मिल गया 8/9 मीटर, 13/9 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ठीक है। चलिए चलिए अगला सवाल। अब इस तरह के जो भी सवाल होंगे आप उन पे ट्राई करिएगा, मैं आपको निचोड़ उसका बता देता हूं कि जैसे ट्रायंगल वगैरह का केस आ जाए, ट्रायंगल कोई राइट एंगल ट्रायंगल या कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल जो भी दे दिया जाए, आप ऐसे ओरिजिन से रखिएगा, ऐसे करिएगा, आपको हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो ये और ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे आप एंगल का यूज करके यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये वाली लेंथ अगर आपको मिल गई तो इस पॉइंट का आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर उस ट्रायंगल में आप ये वाली लेंथ निकाल लीजिएगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, तो पूरा आपको मिल गया। अब आप इसमें m1 y1 ऐसे करके निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा केस बनता है जिसमें इस ओरिजिन के इधर 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 पार्टिकल्स हैं, तो उनकी पोजीशन का जब डिस्टेंस आप लिखेंगे तो वो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है, ठीक है ना, यानी आपको हर एक पॉइंट का सिर्फ कोऑर्डिनेट और मास पता हो, फार्मूला यही होता है, सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है। चलिए नेक्स्ट है, और कैलकुलेशन अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कई बार एग्जाम में फिर अलग थोड़ा सोचने लगते हैं और फिर वही कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, टू बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम आर मूविंग विथ वेलोसिटी दिस एंड दिस, दो बॉडीज हैं जिनके मासेस पता है, ये 10 किलोग्राम की बॉडी है, ये 2 किलोग्राम की है, 10 किलोग्राम वाले बॉडी की ये वेलोसिटी है, अगर हम इसको m1 बोले तो ये v1 है, इसको m2 बोले तो ये v2 है। हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। फार्मूला आपको याद ही होगा, फार्मूला क्या है कि RCM के लिए फार्मूला आप लिखना होता है तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस एंड सो ऑन अपान m1 प्लस m2 लिखते हैं, है ना, पोजीशन के लिए। अगर बात वेलोसिटी की हो जाए तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये सब वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, VCM इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 और अपान में हो जाएगा m1 प्लस क्या m2, और एक बार और डिफरेंशिएट करिएगा सब एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ACM इक्वल टू हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 और अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। ये फार्मूले आपके दिमाग में घूमते रहने चाहिए। अब इसमें करना कुछ नहीं है, हमें m1 v1 m2 v2 सब पता है, तो हमें VCM निकालना है, सिर्फ यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम ये फार्मूले को हटा रहे हैं और यहाँ सीधे कैलकुलेशन कर रहे हैं। VCM इक्वल टू m1 v1, और m1 कितना है 10 किलोग्राम, और v1 का मतलब ये पूरा है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 मतलब 2 और v2 मतलब कितना माइनस 10i कैप प्लस 35j कैप और माइनस में 3k कैप, और m2 v2 के बाद अपान में m1 प्लस m2 यानी 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा ये प्लस में 20i कैप माइनस में 70j कैप और प्लस में 30k कैप, यहाँ देखिए माइनस में 20i कैप और प्लस में 70j कैप और माइनस में 6k कैप डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 12, ये प्लस में 20i कैप माइनस में 20i कैप प्लस में माइनस में 70j कैप प्लस में 70j कैप कैंसिल, प्लस में 30k कैप माइनस में 6 करेंगे तो प्लस में 24 आएगा, क्या आएगा प्लस में 24k कैप और डिवाइडेड बाय कितना 12 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करिएगा तो आंसर आएगा 2k कैप इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा सा अलग है। पार्टिकल ऑफ मास m 2m 3m डॉट 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 nm grams are placed on the same line at distances l 2l 3l डॉट 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 nl सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी देखिए इस बात को क्या करें, एक लाइन है कोई लाइन है और एक फिक्स पॉइंट से इस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट से L डिस्टेंस पर 2L डिस्टेंस पर 3L डिस्टेंस पर, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये L डिस्टेंस हुआ, फिर यहाँ से ये 2L हुआ, फिर यहाँ से ये 3L डिस्टेंस हुआ, फिर ये 4L डिस्टेंस हुआ, तो करें कि L डिस्टेंस 2L डिस्टेंस 3L डिस्टेंस और 4L डिस्टेंस पर इस तरीके से मासेस जो रखे हुए हैं वो मास कितने m है यहाँ, 2m है यहाँ, 3m है यहाँ
4m है यहाँ। इसी तरह से लास्ट वाले की बात करें तो यहाँ से लेंथ जो हो जाएगा वो जाएगा nl, और यहाँ जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका nm। ऐसा रखा हुआ है, सवाल में बोल रहे हैं। ठीक है, कहां से? इस फिक्स पॉइंट से, इसको O मान लीजिए, ये डिस्टेंस ऐसे है L है, ये यहाँ से ऐसे 2L है, और ये पूरा यहाँ से लेकर ये यहाँ तक 3L है, और ये पॉइंट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 4L है। इस तरीके से ये दिया हुआ है, और इस पे मासेस भी दिया हुआ है। यानी अगर आप देखें तो इस पॉइंट से आपको हर एक पार्टिकल m1 m2 m3 अगर बोलें और इनका पोजीशन आप डिस्टेंस लीजिए r1 r2 r3 सब आपको पता है। आगे कह रहे हैं कि दी डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स, इन सभी पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है, डिस्टेंस बतानी। अब आप बताइए कि अगर ये फिक्स पॉइंट है और इधर ये सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, इन सभी लोगों का जो सेंटर ऑफ मास, अगर ये सभी इसी एक्स एक्सिस पर इसी लाइन पर रखे हुए हैं तो सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पर कहीं मिलेगा, और इसी लाइन पर कहीं मिलेगा। तो अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी बोलिए, अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन बोल रहे हैं तो हमें कुल मिला के एक्स सीएम बताना है। ये वन डायमेंशन का केस है तो कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। एक्स सीएम, वाई सीएम, जेड सीएम, वन डायमेंशन में सिर्फ एक आएगा कोई, और टू डायमेंशन में कोई दो आएगा, और थ्री डायमेंशन में तीनों आएंगे। तो ये वन डायमेंशन का केस है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए एक्स सीएम इक्वल टू लिखें तो ये हमारा यही बनेगा m1 x1 m2 x2 m3 x3 एंड सो ऑन अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे आगे जाएगा। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। m1 मतलब पहला वाला जो मास है वो m है, और x1 क्या है? x1 मतलब डिस्टेंस, पहले वाले मास का डिस्टेंस कितना l, प्लस m2 दूसरा वाला मास हमारा 2m है, और इसकी डिस्टेंस x2 क्या है? ये x2 है 2l, यहाँ से 2l। तीसरा है मास 3m, डिस्टेंस है 3l। इसी तरीके से लास्ट में आप प्लस करते जाइए, और लास्ट में आपको जो मास मिलेगा वो nm होगा, और उसकी डिस्टेंस हो जाएगी nl, डिवाइडेड बाई सभी मासेस का सम। मास कौन कौन से हैं? m है, 2m है, 3m है, 4m है, इसी तरीके से लास्ट में nm है। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब आप देखिए इसमें m है, इसमें m है, इसमें m है, और इसमें भी सब जगह m है। तो अगर हम m को ही कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो सारे जगहों से m कैंसिल हो जाएगा, और सारे जगहों से m कैंसिल होने के बाद जो एक्सप्रेशन बचेगा उसको हम ऊपर यहाँ लिख रहे हैं स्पेस की कमी से, तो हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, l बचा, 2l बचा, और 2 भी है, 3 है, 3l है, 4 है, n है, nl है। देखिए अगर हम l को भी कॉमन ले लें तो यहाँ से सिर्फ हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से l को कॉमन लिया 2 इंटू 2 बचेगा, दैट इज 2 स्क्वायर। यहाँ से l को कॉमन लिया 3 इंटू 3 बचेगा 3 का स्क्वायर, प्लस आगे 4 का स्क्वायर, प्लस लास्ट में मिलेगा आपको n का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 यहाँ पर n। और बस अब आपको क्या करना है इसका आंसर निकालने के लिए, इन n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम और n नेचुरल नंबर का सम, n नेचुरल नंबर का सम और n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम अगर आपको पता हो फार्मूला, सीधे सबका आप वैल्यू पुट करेंगे, एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मिल जाएगा इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से। ठीक है, और यहां पर अगर आपको याद नहीं है तो हम तीनों पॉइंट लिख देते हैं। अगर आप n नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे तो ये आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा, है ना, n प्लस 1/2 होता है। अगर आप n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालेंगे तो आता है n प्लस 1, ये होता है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और अगर आप n नेचुरल नंबर का क्यूब लेते हैं तो इसका आता है बिल्कुल ये सेम नंबर n प्लस 1/2, और इसी का क्या? स्क्वायर। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, ये याद करना चाहिए आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अगर दिख रहा हो, है ना, ये लिखा हुआ यहाँ n, मतलब n नेचुरल नंबर का सम, और ये n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, और ये उनके क्यूब का सम। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर और नेचुरल नंबर जो नॉर्मल है उसका लिखना, तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा xcm इक्वल टू, देखिए यहाँ बाहर l है और ये पूरा स्क्वायर वाला टर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 अपान में ये 1 से n तक का जो नंबर है वो हो जाएगा n प्लस 1 और अपान में। ठीक है, n प्लस 1 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करिएगा 3 आएगा, तो कुल मिला के आपका आंसर आया 2n प्लस 1 अपान 3, और इनटू में ये l यानी कि स्मॉल l,
तो आंसर आ जाएगा 2n+1/3 स्मॉल l, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास जो कितना नॉर्मल सा टॉपिक है आपका, सवाल को किस किस तरीके से उसमें कॉम्प्लेक्सिटी डाल रहे हैं। अब इसमें हो सकता है आप सारा कुछ कर लें लेकिन आपको ये फार्मूला ही ना पता हो, और अगर ये नहीं पता है तो फिर मुश्किल है आपके लिए। तो हर वो चीज आपको न्यूमेरिकल से और थियरी से मिला के उसका जो निचोड़ है वो निकालना पड़ेगा, है ना। ये बातें अब दोबारा कभी कहीं आ जाए तो आपको ये याद होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल है कि अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। वन, और अगर आपने थियरी नहीं पढ़ा तो ये कभी सॉल्व नहीं कर सकते। वन पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड द अदर पार्टिकल हैज, सॉरी ये तो आसान सवाल है, ये गलत हो गया। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट अगले सवाल का भी है, पहला स्टेटमेंट। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि सिस्टम में दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, सेम तरह के पार्टिकल हैं, मतलब दोनों के मासेस वगैरह सेम है। एक पार्टिकल रेस्ट में है और दूसरा वाला पार्टिकल जो है उसका एक्सीलरेशन है a, मतलब पहला अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो का मतलब एक्सीलरेशन भी जीरो, और दूसरे वाले का एक्सीलरेशन a है। आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बताना है। तो हमने आपको फार्मूला बताया सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन का। यहाँ हम एक्सीलरेशन का फार्मूला यूज कर लेंगे, ACM इज इक्वल टू M1 A1 M2 A2, दो ही पार्टिकल हैं, और अपान में यहाँ पर M1 प्लस M2। दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, मतलब इनके मासेस सेम थे, और अगर मासेस इनके सेम थे तो हम जो M1 और M2 लिख रहे हैं वो सेम ही बात हो गई, तो हम इसको M बोल सकते हैं। तो M इंटू पहला रेस्ट में है उसका एक्सेलरेशन जीरो, दूसरा वाला जो है उसका एक्सेलरेशन a, और यहाँ पर ये m प्लस क्या m, ये जीरो हुआ और ये m a हुआ, m m और 2m हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं m a और अपान में 2m, इस m से ये m कैंसिल हुआ, तो a/2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी आपका आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Consider a system of two particles having mass m1 and m2. If the particles of mass m1 is pushed towards the center of mass of the particle through a distance d. ये सवाल हमने केवीएस वाली बैच में कराया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर m1 और m2 मास वाले, m1 और m2 मास का एक दो पार्टिकल को मिलाकर के एक सिस्टम है। इसमें कह रहे हैं कि अगर पार्टिकल जो m1 है उसको इस m2 की तरफ d डिस्टेंस से खिसका दिया जाए, then by what distance would the particle of mass m2, अगर इस वाले को इधर d डिस्टेंस से खिसकाया जाए तो m2 को कह रहे हैं कितनी डिस्टेंस से खिसकाया जाए कि दोनों ही केस में सेंटर ऑफ मास सेम रहे, है ना। अगर इसको d डिस्टेंस से खिसकाएंगे तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको सेंटर ऑफ मास जो अभी है वही सेंटर ऑफ मास मेंटेन रखने के लिए जब आपने इसको खिसकाया तो इसको भी खिसकाना पड़ेगा, और किधर किधर, जब इसको आपने इधर खिसकाया तो इसको भी इधर खिसकाना पड़ेगा, तभी जाके सेंटर ऑफ मास उसी सेम जगह पर बना रहेगा। अगर इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास भी आगे चला जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास को अगर मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास अभी जिस भी जगह पर है अगर आप उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं उसके पोजीशन का, सेंटर ऑफ मास RCM, तो आप क्या लिखेंगे M1 और R1 का मतलब देखिए, अब यहाँ पर आपको इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमने आपको बताया है तरीका, कभी भी सेंटर ऑफ मास निकालना है जो भी आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उनको आप ऐसे रखिए कि उसमें से एक कम से कम ओरिजिन पर अगर लाई करे तो काम आसान हो जाता है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऐसा अपना ये फ्रेम ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं और मान सकते हैं M1 हमारा यहीं पर है और ये हमारा M2 है, और इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल L। तो अभी इनका जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन M1 और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, जीरो, M1 इंटू R1 यहाँ पर जीरो, प्लस M2 कितना है, M2 तो M2 है और उसका पोजीशन यहां से वहां तक L डिस्टेंस है, और अपान में M1 प्लस M2। ये हुआ इनिशियल कंडीशन में आपके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अब इसके बाद ये किया गया है कि M1 को खिसकाया गया है D डिस्टेंस से, तो अगर आप M1 को यहां से D डिस्टेंस से खिसका के यहां ले जाएंगे, मान लीजिए ये M1 हो गया, तो इसका मतलब अब जो M1 का पोजीशन हो गया वो D हो गया। अभी तक जीरो पर था, अभी जो M1 था वो जीरो पर था, लेकिन D डिस्टेंस आगे ले जाएंगे तो ओरिजिन से, तो अब ये D डिस्टेंस पर आपका M1 हो गया। और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप चाह रहे हैं नहीं चेंज हो, तो M2 को आपको वापस इधर लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा M2 को इधर। तो आप M2 को जब इधर ले आएंगे तो कितना इधर ले आएंगे कि दोनों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज ना हो। तो ऐसे में आप देखिए,
आप कहेंगे जितना इसको ले गए हैं उतना ही इसको ले आइए, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ऐसा मन में सवाल आ सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि दोनों का मास सेम नहीं है। अगर दोनों का मास बिल्कुल सेम होता तो जितना दूर इसको खिसकाया उतनी ही दूर इसको खिसकाते तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेम रहता। लेकिन दोनों के मास अलग अलग है, हमें पता नहीं कौन हैवी है कौन हल्का है। ठीक है, ऐसे केस में अगर हमने इसको मान लीजिए इधर से इधर खिसकाया तो इसको हम इधर से इधर कितना दूर खिसकाएंगे हम यहाँ कंफर्म नहीं कर सकते, तो हम इस डिस्टेंस को मान रहे हैं क्या, x, कि मान लीजिए m2 मास को x डिस्टेंस इधर खिसकाने पर सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन पहले था वो अभी भी बना रहेगा, है ना। पहले वाले का फिक्स है, m1 का सवाल में दिया कि m1 को d डिस्टेंस खिसकाना है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बनाने के लिए m2 को कितना खिसकाएं, यानी हमें यही x निकालना है। तो आप देखिए जो m1 यहां से यहां चला गया, उस यहाँ 0 की जगह पर अब इसका पोजीशन हो जाएगा d, और ये जो m2 जो यहाँ से l डिस्टेंस पर था x वापस आ गया, अब इसकी जो नई पोजीशन m2 की हो जाएगी वो हो जाएगी l माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा l माइनस एक्स, और जो नया सेंटर ऑफ मास आएगा वो वही होगा जो यहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ मास दोनों ही केस में सेम रहेगा, और ये m1 और इसकी पोजीशन हो गई d डिस्टेंस खिसक गया, और वो m2 जो l पर होता था x वापस आ गया l माइनस एक्स, हमें वही x निकालना है, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या m2। और दोनों ही केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदली है, ये सवाल में बोल रहे हैं। दोनों को हम आपस में इक्वल कर देंगे, तो ये जब ये पूरा पार्ट आपस में इक्वल होगा तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 0 था, बचा क्या, बचा सिर्फ m2l, बचा m2l यहाँ से, है ना। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा m1d और प्लस में m2 मल्टीप्लाई करेंगे m2l माइनस में m2x, और m2l से m2l कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा, m1x इज इक्वल टू ये सॉरी m2x, ये m2x इज इक्वल टू हो जाएगा m1d, तो यहाँ से आप x निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा m1 अपान m2 और इंटू में d। और आप देख लीजिए अगर दोनों के मास बिल्कुल बराबर होते तो कैंसिल होने पर कैंसिल होने m1 और m2 को कैंसिल करने पर x इक्वल टू क्या आ जाता, d। मतलब अगर आपने इसको d डिस्टेंस खिसकाया है तो इसको भी कितना खिसकाना पड़ता, d, लेकिन वो जब मास इक्वल होता तब। अभी के लिए x इज इक्वल टू m1 अपान m2 इंटू एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू m1 अपान m2 इंटू d, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हमें इतनी डिस्टेंस से वापस खिसकाना होगा, तब जाके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेम रहेगा। तो आंसर हो जाएगा m1 अपान m2 इंटू डी। देखिए इसका उल्टा भी दिया हुआ है तो बी केयरफुल, तो m1 अपान m2 इंटू डी, ऑप्शन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है क्या है, कंसीडर अ सिस्टम। ये भी क्वेश्चन पहले कराया जा चुका है बट आप लोगों ने शायद वो क्लास देखा नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि 3 रॉड दिया हुआ है, 3 थिन रॉड्स, कौन कौन से, CA, AB और BD, ये 3 रॉड दिए हुए हैं, थिन रॉड हैं, ईच ऑफ लेंथ L बट ऑफ मास M 2M 3M। इस पूरे रॉड का मास है M, लेंथ सबका बिल्कुल सेम है L। ये इसका मास है M, इसका पूरा मास है 2M और इसका पूरा मास क्या है 3M। ठीक है, आगे करें कि दी rods are assembled as shown in this figure, the center of mass of the system। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है। देखिए सवाल में है क्या क्या गिवन, कि आपको 3 रॉड दिया हुआ है, ये AC, AB और BD, लेंथ तीनों की बिल्कुल सेम है, मास अलग अलग है, ये M मास का है, ये 2M मास का है और ये 3M मास का है। बीच में एक चीज यहां दिखा रहे हैं कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस रॉड की जो डिस्टेंस है ये है L/2, और सबको पता है कि अगर ये रॉड आपका L लेंथ का है तो इनके बीच का डिस्टेंस पूरा L होगा, तो इसका मतलब ये जो ओरिजिन है वो इस दोनों रॉड के बिल्कुल बीच में है, क्योंकि ये L/2 डिस्टेंस है और इधर भी क्या हो जाएगा L/2 होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी है L, तो ओरिजिन बिल्कुल बीच में है। और यहां से भी डिस्टेंस ओरिजिन का दिया हुआ L/2, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस कितना है L, तो इसके भी बिल्कुल बीच में ये पॉइंट पड़ रहा है। अब आपको बताना है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यानी सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि आपने पीछे अभी अभी पढ़ा कि थिन रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर होता है। अगर इस पूरे थिन रॉड का मास है 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम का मास जहां कंसंट्रेटेड होता है उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, और थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास होता है इसके बिल्कुल मिड में। तो इसका मतलब अगर इस पूरे रॉड का मास है M, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल इसके बीच में, वहीं पर तो इसका ये टोटल मास हम एज्यूम कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन यही थी, जहां पर हम बॉडी के टोटल मास को कंसंट्रेटेड मानते हैं, तो पूरा का पूरा अगर मास M है तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पर हम इस मास को एज्यूम कर सकते हैं।
इसका पूरा मास अगर 2m है तो इसके सेंटर ऑफ मास पर हम इसके मास को एज्यूम कर सकते हैं। इसका पूरा मास 3m है तो इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वहां पर जो भी क्या होगा, मतलब बिल्कुल बीच में ही होगा, आपको पता ही है, इसके बिल्कुल बीच में होगा, मतलब ये L/2 है तो इसका मतलब बिल्कुल ओरिजिन के सामने होगा। ये भी पॉइंट बिल्कुल ओरिजिन के सामने ही होगा, इसके बिल्कुल बीच में, है ना। और ये भी पॉइंट बिल्कुल इस ओरिजिन के सामने ही होगा यहाँ पर। तो कुल मिला के ये जो आप रॉड के फॉर्म में देख रहे हैं वो 3 अलग अलग पॉइंट के फॉर्म में अब बन गया। और बना क्या कि यहाँ पर हुआ स्मॉल m मास, फिर यहाँ पर ये ओरिजिन है L/2 डिस्टेंस पर, फिर यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर आपका 3m मास है, 3m और ये m, ये आपका ओरिजिन। और ऊपर अगर आप L/2 डिस्टेंस पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, 2m मास। ठीक है, अब अगर सब मासेस आप, ये ओरिजिन है, सब मासेस अगर आपको पता है तो सबका कोऑर्डिनेट अगर हम पता कर लें तो हम इनका सेंटर ऑफ मास का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो चलिए, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस L/2 है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट L/2 और y कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस पर है। ये यहाँ से वापस इधर आएंगे L/2 माइनस में और ये हो जाएगा 0। ये ऊपर ये y के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये प्लस में L/2 है और x y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर ये L/2 है ना, x की वैल्यू 0 और y एक्सिस पर L/2 डिस्टेंस। यहाँ पर x के नेगेटिव डायरेक्शन में L/2, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में L/2 और y की वैल्यू 0। तीनों मासेस आपको पता चल गए, तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब आप निकाल लीजिए XCM इक्वल टू क्या, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करनी होगी। और यहाँ पर देखिए m1 किसी को भी मान लीजिए, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, m1 ये स्मॉल m और x1 मतलब ये माइनस L/2, चलिए m और ये माइनस में L/2 प्लस m2, इसको m2 मान लीजिए, कितना है 3 और इसका x2 कितना हो जाएगा, ये L/2 और फिर प्लस m3 x3, ये कितना मास है, 2 है। अच्छा, मास का ये सिंबल ही 2m यहाँ पर है ना, मासेस जो है वो m 2m और ऐसे करके है। ठीक है, तो m है यहाँ पर, 3 के साथ m लिखना होगा, हमें 3 के साथ m भी लिखना होगा, m मास में पूरा लिखा हुआ, ये प्लस में L/2 है और ये हो गया 2m प्लस में 2m और इनटू में इसका x कोऑर्डिनेट 0 और अपान में सारे मासेस का सम, तो m प्लस 2m प्लस 3m, 3 और 2 5 और 1 6m। देखिए ये 0 हो जाएगा, L/2 यहाँ है, L/2 है, L/2 यहाँ पर है, तो एक काम करते हैं, पहले तो ये m से ये m कैंसिल कर लेते हैं और ये L/2 है 3L/2 और ये माइनस L/2, इसको माइनस करेंगे तो प्लस में 2L/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो L आएगा, L/6 आ जाएगा। यानी आपको XCM इक्वल टू मिलेगा L/6 सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा। X कोऑर्डिनेट मिल गया, Y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। Y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए YCM इक्वल टू m1 y1, m1 मतलब ये m और y1 का मतलब ये 0 प्लस m2 y2, m2 कितना 3m और y2 कितना, ये y2 भी आपका 0। चलिए, तो बहुत ही जल्दी से आ जाएगा। और नेक्स्ट है m3 और y3 की बात करें, ये L/2 और डिवाइडेड बाई तीनों मासेस का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 6m, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये m से ये m कैंसिल हुआ, L/6 फिर से आपको मिल जाएगा। यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों इस सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों कितना आएगा, L/6। यानी कि आप यहां से आपको L/6 इधर, L/6 इधर जाना होगा, फिर जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास दिस सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, x इक्वल टू L/6, y इक्वल टू L/6। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, 3 मीटर लेंथ का कोई रॉड है, उसकी लीनियर डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस x है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया लीनियर डेंसिटी मतलब लीनियर मास डेंसिटी, तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हुआ मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। अगर मास पर यूनिट लेंथ है तो ये हो जाएगा लीनियर मास डेंसिटी, अगर मास पर यूनिट एरिया है तो ये हो जाएगा एरियल मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी, और मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो इसको हम वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है ना, तो सवाल में आपको मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा जो है ना, लैम्डा का मतलब लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन लेंथ, इसकी वैल्यू गिवन है 2 प्लस x। फिर आगे करेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, रॉड का आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है और रॉड की लेंथ आपको गिवन है। आपने अभी अभी फार्मूला एक देखा था कि सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है कंटिन्यूअस किसी बॉडी का, तो उसके सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला आया था, अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें ये रॉड के केस में, तो ये आपने लिखा था x dm
और अपान में इंटीग्रेशन dm, फिर बाद में इसी इंटीग्रेशन dm को हम कैपिटल M लिख देते थे, टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो x dm में x का मतलब ठीक है, x तो उस रॉड का कोई छोटा जो मतलब जो छोटा सा सेक्शन हमने चूज किया है उसकी किसी एक इंड से डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ऐसे ये पूरा L लेंथ है, ये पूरा L लेंथ है, यहाँ हमने छोटा सा एक पोर्शन लिया है जिसको हम dx बोल रहे हैं, और इसी dx का मास dm है, और ये जो dx वाला पोर्शन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक x डिस्टेंस है। तो ये जो dm है वो dm हमें पता होना चाहिए। dm मतलब क्या, dx इस एलिमेंट का, dx लेंथ का मास, अगर पर यूनिट लेंथ का मास पता है तो dx लेंथ का भी मास मिल जाएगा। और हमने रॉड के डेरिवेशन में अभी आपको दिखाया था कि पर यूनिट लेंथ का मास हम निकाल रहे थे टोटल मास को लेंथ से डिवाइड करके, टोटल मास को लेंथ से डिवाइड किया था तो ये पर यूनिट लेंथ का मास निकल रहा था, और इसी को हम लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। और यही चीज हमें वहां पर दिया हुआ है लैम्डा के फॉर्म में, जो दिया हुआ एक्चुअली m/l का एक्सप्रेशन है वो, ठीक है ना, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, यानी मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है 2 + x। तो ये जो हमारा पर यूनिट लेंथ का मास है जिसको हम m/l बोलते हैं, वो हमारा पर यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, और उस लैम्डा की वैल्यू है 2 + x। तो जरा बताइए कि अगर हम dx एलिमेंट का मास निकालें, तो dx एलिमेंट का मास निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे dx से, अगर 1 यूनिट लेंथ का मास ये है तो dx लेंथ का मास हो जाएगा कितना, 2 + x, और इनटू में कितना dx, और इसी को हम बोलते हैं dm। ये बात ध्यान रखिएगा, dm का मतलब होता है dx लेंथ एलिमेंट का मास। तो dx लेंथ एलिमेंट का ये हुआ मास, इसको सिंबल हम dm यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x के टर्म में, और यहाँ पर ये आपका dm जो है उस dm की जगह पर लिखेंगे 2 + x, यहाँ पर dx, और ये तो इंटीग्रेट करेंगे ही हम, और अपान में इंटीग्रेशन dm, तो dm फिर से आप लिखिए 2 + x, यहाँ पर dx, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x का मतलब कि ये पूरे रॉड की लेंथ आपको बताएगा जो कि 3 मीटर है, तो यानी 0 से लेकर 3 इसकी लिमिट हो जाएगी x की, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए, ये 2x होगा मल्टीप्लाई करने पर, और इंटीग्रेट करिएगा तो कितना होगा 2, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻2/2, प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे x² और इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻3/3, और लिमिट फ्रॉम 0 to 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा और x का हो जाएगा x⁻2/2, और इंटीग्रेशन की लिमिट फ्रॉम 0 to 3। लिमिट यूज करने का तरीका पता है सबको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3³ 3, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3² 9 आ जाएगा, अपान 0 रखने पर सब 0 हो जाएगा। यहाँ भी अपर लिमिट रखने पर आएगा और लोअर लिमिट पर 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट रखिएगा तो 3 × 2 करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 18 अपान, ये हो जाएगा 12 + 9/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो 36/12 और 9 21 हो जाएगा, और 3 से कैंसिल हो सकता है, 1 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 12/7 मीटर, 12/7 मीटर ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। लेकिन आया नहीं था पिछले वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा कहाँ हो सकता है, तो आप देखिए इसमें करें ऑलवेज लाइज एट जियोमेट्रिकल सेंटर, जरूरी नहीं है, ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी, ये भी जरूरी नहीं है, ऑलवेज लाइज आउटसाइड द बॉडी, ये भी जरूरी नहीं है, इट मे बी एनीवेयर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी, कहीं भी ये हो सकता है सेंटर ऑफ मास, जहां पर टोटल मास बैलेंस हो रहा होगा बस वो वहीं पर सेंटर ऑफ मास टोटल इसका हो जाएगा। इसके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहीं पर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी जगह पर भी हो सकता है जहां पर मास हो भी ना, मास एग्जिस्ट ना कर रहे हो और उसका नाम हो सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जैसे आंख के अंधे और नाम नयन सुख, और एक कहावत है बाप के ऐसे कुछ कहते हैं ना, पावर हाउस और बिजली वाला जो है, उस तरह का जो केस है वैसा ही सेंटर ऑफ मास में है, नाम है सेंटर ऑफ मास और वहां मास है ही नहीं, ठीक है। जैसे नाम है गुलाब जामुन, ना तो गुलाब है और ना ही जामुन, तो वही वाली बात है कि सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वो फोर्स है ही नहीं, धोखा है इसमें, मतलब है ना, तो नाम पर नहीं जाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मास आर इनिशियली एट रेस्ट, यही सवाल मैं पीछे ही बोल रहा था, बहुत सारी बातें मैंने बोल दिया बट वो सवाल अभी आ रहा है। टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मास आर इनिशियली एट रेस्ट, पहले ये रेस्ट में थे,
and starts moving towards each other due to their mutual attraction with velocity small v and 2v। यानी ये दोनों पार्टिकल जो थे डिफरेंट डिफरेंट मास वाले, पहले ये रस्ट में थे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपसी अट्रैक्शन की वजह से ये v और 2v स्पीड से चलने लगे। आपसी म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से ये v और 2v स्पीड से चलने लगे, जो पहले रस्ट में थे, रुके हुए थे। करें कि स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब आप बताइए कि इसका आंसर अगर आप m1 v1 करने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप ये काम करने लगे कि VCM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 और अपान में m1 प्लस m2, फिर ये हो जाएगा गड़बड़। यहां पर आप ध्यान दें कि यहां पर जो ये दोनों मूव कर रहे हैं वो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं। और म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब कि ये इंटरनल फोर्स है, इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं है। और मोमेंट में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सटर्नल फोर्स। आपने अभी अभी पढ़ा हुआ था F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज d बाई dt ऑफ p। p का मतलब m इंटू में VCM, यही आपने अभी अभी पढ़ा हुआ था कि ये F एक्सटर्नल और मोमेंटम के बीच का ये रिलेशन था। और F एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब कि पूरा मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, m इंटू VCM इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स VCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो, और यहाँ पर ये VCM क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो VCM आएगा, पहले वो लोग रेस्ट में थे तो बाद में भी वो लोग रेस्ट में ही रहेंगे, है ना। मतलब टोटल मोमेंटम इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें, अगर पहले ये लोग रेस्ट में थे और म्यूचुअल अट्रैक्शन से चल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, और एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगा तो इनके सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति अभी भी रहेगी। तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, इनके मोशन के बावजूद भी इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल स्पेशल था, ये सवाल आपका स्पेशल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये वर्ड, और ये हमने आपको थियरी में इसलिए बार बार ये बात बोल रहे थे कि इंटरनल फोर्स कहां गया, तो इंटरनल फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था मोमेंटम के चेंज होने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दो क्वेश्चन बचा हुआ है। अब आप बताइए इन दोनों में से हम कौन सा बता दें। दोनों में से एक ही बताएंगे, एक आपको करना होगा, हम डायग्राम बना के सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ पर 3 इक्वल स्फीयर्स ईच ऑफ मास स्मॉल m, 3 स्फीयर है, एक जैसे हैं, सबका मास m है और रेडियस r है। प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट ईच वन टचेज टू अनदर। 3 स्फीयर आइडेंटिकल स्फीयर है और तीनों ऐसे रखे हुए हैं जैसे एक दूसरे को टच करते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। यानी आप सबसे पहले ऐसा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिएगा, और हमने आपको जैसा बोला है कि जब भी कोई आपको शेप की बात करी जाए तो कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो कि उस एक को रखिए कहां पर, ओरिजिन पर, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको खिसका के भी रखिए तब भी आंसर आएगा। ठीक है, तो एक को आप यहां पर रखिए, ये स्फीयर हुआ जिसका सेंटर यहां पर है। सेंटर स्फीयर का यहां होने का मतलब उस पूरे स्फीयर के टोटल मास को आप यहां पर एज्यूम करेंगे। अगर स्फीयर का सेंटर यहां पर है, इसका मतलब उस पूरे स्फीयर का जो टोटल मास है वो इसके सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास इसके जियोमेट्रिकल सेंटर पर होता है। तो पूरे स्फीयर का टोटल मास आप यहां पर एज्यूम करेंगे, यहीं पर कंसंट्रेटेड है। और इसके बगल में फिर दूसरा स्फीयर इसको टच कर रहा है, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। और इसके अलावा जो तीसरा स्फीयर है, तीसरा स्फीयर भी यहीं पर कहीं पर है, और वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा। और अब देखिए, ये अगर रेडियस r है तो ये आइडेंटिकल था, ये भी r हो जाएगा। और इसको आप देखिए यहां से यहां ले आएंगे तो ये r हो जाएगा, और यहां से फिर यहां ले आएंगे तो ये भी r हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रेट जाएगा। तो r और r मिला के ये 2r हो जाएगा। सिमिलरली आप इनको भी मिलाएंगे, टच कर रहा है, यहाँ पर ओवरलैप नहीं करेगा, टच करेगा, r और r ये हो जाएगा। कुल मिला के अगर आप देखें तो ये कहानी बन गई क्या कि 3 अलग अलग मासेस आपको दिखेंगे, ऐसे 3 अलग अलग मासेस, एक मास ये हो जाएगा, एक मास ये हो जाएगा, और एक मास ये हो जाएगा, m m और ये m। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, r और r, ये 2r हो जाएगा, इधर भी आपका 2r हो जाएगा, और इधर भी आपका 2r हो जाएगा। अब इसके लिए करना क्या है, अगर मासेस पता हो गए तो आपको इसका सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। मासेस अगर मिल गया तो कोऑर्डिनेट ही सिर्फ चाहिए, और कोऑर्डिनेट में ये ओरिजिन पर है तो इसका तो बड़ा आसान हो गया, 0,0।
इसकी बात करें तो ये देखिए r और r मिला के 2r है, तो x एक्सिस पर 2r हो जाएगा, y एक्सिस पर 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पर है। और इसकी बात करें, ये आपको निकालना पड़ेगा। और ये निकालने के लिए हम आपको आइडिया दे देते हैं कि ये एक बना है क्या, ये बना आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालिएगा तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा तो बिल्कुल यहाँ पर बीच में आएगा, ये r हो गया, ये आपका 2r हो गया। और अगर ये बिल्कुल तीनों साइड इक्वल थे तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे 60 डिग्री के, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। r है, 2r है, तो आप ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो आपको पता ही r, तो यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r कॉमा, अब ये आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, साइन 60 का फार्मूला या जो भी आपको यूज करना है जिससे आपका ये आ जाए, ये वाली लेंथ आ जाए, ठीक है ना, साइन का यूज करेंगे तो यहां से आपको ये मिल जाएगा। और ये जब मिल जाएगा कोऑर्डिनेट, बस m1 x1 m2 x2 करके आप इनका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये हम नहीं करेंगे अब, ये आपके लिए होगा, आप इसको सॉल्व करके बाद में बताइएगा कमेंट में क्या आंसर आया। में क्या है कि टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 3 मीटर, सॉरी गड़बड़ हो गया कुछ, यहाँ सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है, 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल जैसे ही बोला, अगर दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं इसका मतलब इनकी डेंसिटी सेम है, ये कहने का मतलब। आर लाइंग ऑन अ प्लेन टचिंग ईच अदर, मतलब कि 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले जो दोनों स्फीयर हैं, एक ये ले लीजिए 6 सेंटीमीटर वाला, एक ये ले लीजिए 3 सेंटीमीटर वाला, ये जो दोनों स्फीयर हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये 6 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम द सेंटर ऑफ लार्ज स्फीयर, ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसके सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पता करना है। इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास कहीं पर आएगा, पता नहीं कहां आएगा, उस सेंटर ऑफ मास का इस बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से ये डिस्टेंस आपको निकालनी। और ये निकालने के लिए आपको पहले तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करनी होगी, और अगर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मिल गई तो ये पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस टोटल 6 है, यहां से यहां तक की 9 है, तो ये भी आपको मिल जाएगा जो भी होगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम काम एक करेंगे, यहां पर दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो हम दोनों की डेंसिटी को आपस में इक्वल करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम हो जाएगा, यहां भी आपका मास अपान वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। मास ये हुआ बड़े वाले का मास m1 और वॉल्यूम इसका रेडियस 4/3 पाई r क्यूब, तो इसको लिखिए r1 पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा m2 और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r2 पावर 3, 4/3 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आप निकालिएगा m1 अपान m2 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा क्या, r1 अपान r2 का होल पावर 3, r1 कितना है 6 है और r2 कितना है 3 है, तो 6/3 करेंगे तो 2 आएगा और 2 पावर 3 करेंगे 8 आएगा। m1 अपान m2 इक्वल टू 8, इसका मतलब कि m1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ m2, मतलब इसका जो भी मास होगा वो इसके मास का 8 गुना होगा। अगर हम इसको m बोलें तो ये 8m होगा, 8 गुना होगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरे स्फीयर का जो टोटल मास होगा इसके सेंटर यहां पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, और इस पूरे स्फीयर का जो मास होगा वो यहां पर मान सकते हैं। और दोनों मासेस अगर हमें पता है, अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज हो गई, अगर आपको पता है कि यहां पर रखा हुआ 8m मास, ठीक है, और यहां पर रखा हुआ है आपका 3m मास, दोनों पॉइंट के बीच का टोटल डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट को आप बोल रहे हैं C1। आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है सेंटर ऑफ मास की यहां से डिस्टेंस, और अगर यहां से डिस्टेंस अगर आपको पता करना है तो यहीं पर आप इसको ओरिजिन बना लीजिए, मतलब आपको अगर यहीं से डिस्टेंस चाहिए तो यहीं से मेजर करना स्टार्ट करिए। तो इसको मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये ओरिजिन था, और अगर ये ओरिजिन था, अब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आएगा वो यहीं से तो डिस्टेंस आएगा, ओरिजिन से ही तो आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको इस सेंटर ऑफ मास का यहां से डिस्टेंस चाहिए तो इसको मान लीजिए ओरिजिन, और इसको ओरिजिन मान लेंगे तो अब सेंटर ऑफ मास का फार्मूला यूज कर लीजिए कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अगर इसको ओरिजिन मानेंगे तो ये हो जाएगा 0,0 x0, अच्छा x एक्सिस पर है तो y की बात ही नहीं करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 है तो ये 9 हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, xcm सेंटर ऑफ मास का, इसके सेंटर C1 से ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये सीधे ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा m1 इंटू x1, इसका x1 कितना है, ये 0 है,
प्लस m2 कितना है 3m और उसका डिस्टेंस कितना है 9 और अपान में m1 प्लस m2 तो 3 क्यों आ रहा है भाई, 3 नहीं है m है, ये 3 नहीं आएगा m है, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा m, ये m था, सॉरी, तो ये m था तो यहाँ भी हो जाएगा आपका m इंटू 9 और अपान में हो जाएगा ये 8m प्लस में ये m, सॉल्व कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा तो ये 9m और अपान में 9m दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1, यानी xcm इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर, ये मीटर है, ये मास का m था, ये मीटर है, तो यानी कि आपका जो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका लोकेशन हमने निकाला तो वो आया 1 मीटर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, फिर अब क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।